Welcome back to you all guys in the third episode of our series Dear Student। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस थर्ड एपिसोड के अंदर हम 3R फॉर्मूले को समझने वाले हैं। क्या है ये 3R फॉर्मूला? इसकी हेल्प से कैसे हम एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर का सफर को तय कर सकते हैं, यही समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3R क्या है? 3R है बच्चे आपका रीड, रिपीट एंड द रिवाइज। ये 3R अगर आपने लगातार कॉन्टिन्यूअस 7 डेज तक फॉलो कर लिया तो आपका एवरेज से टॉपर तक का सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई नहीं आपको टॉपर बनने से रोक सकता। समझते हैं ये 3R फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है। फर्स्ट है आपका आर को रीड। सबसे पहले आपको पढ़ना है, समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट न्यू अगर आप सीख रहे हो तो उस न्यू कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना जरूरी है। दैट इज रीड, दैट बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। यही से आपकी फाउंडेशन बनेगी। अगर आपको बेसिक नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन कोई फायदा नहीं देगी, वहां पे आपका रिपीटेड कोई फायदा नहीं देगी। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे कंसेप्ट को कंप्लीट करना। जब भी आप कोई न्यू पॉइंट पढ़ रहे हो, हाईलाइट करना हर पॉइंट को, फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल को आपको साथ में कॉट करना एंड ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। देखो एक ना ये बहुत खास बात मैं आपको बताने वाली हूँ। नोट्स बहुत बच्चे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में नोट्स क्या होता है ये मैं कहती हूँ कि मोर देन 80% बच्चों को भी नहीं पता कि नोट्स बनाए जाते कैसे हैं। और यही एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है बिटवीन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। अगर आपको ये समझ में आ गया कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आपका मोर देन 50% वर्क वहीं पे खत्म हो जाता है। ट्रस्ट में नोट्स के अंदर क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता, पहले वो देखते हैं। बच्चे नोट्स के अंदर कभी भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं होती, मीनिंग नहीं होता। तो होता क्या है, हमें कोर कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा? आपको डेफिनेशन और मीनिंग की जगह उसके लिखो फीचर्स, आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लिखो उसमें एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, आपने वो कंसेप्ट पढ़ा, उसके पास इतना बड़ा आपके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ छापने की बजाय अपने नोट्स में उसमें से की पॉइंट छापो तो वे की पॉइंट ही आपके फीचर्स होंगे। और उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए आपको छाटना होगा, या आपको मोर बेटर नॉलेज के लिए आपको उसके बारे में, उसके फायदे और नुकसान जानना जरूरी है। इस तरीके से दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप पढ़ाई करते हो, कभी भी डायरेक्टली सोते समय पढ़ाई मत करो। ये सोते समय पढ़ने का मतलब क्या है, अभी भी मेरे को पता है, ईमानदारी से कमेंट करके सभी बच्चे बताओगे। मेरे को ये बताओ, मोर देन 70% बच्चे बिस्तर पे लेट के ये वीडियो देख रहे हैं। देयर आर ओनली 30%, ये भी मैंने वैसे बहुत ज्यादा ही ले लिया, 30% भी नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। 30% बच्चे ही आज के टाइम पे आपको ऐसे मिलेंगे जो टेबल चेयर पे बैठ के एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज मोर देन 70% बच्चे सोते हुए पढ़ाई करते हैं, एंड दिस इज द रॉन्ग वे। साइंटिफिक प्रूव है, ट्राई करके देखना। सेम वही टॉपिक आप टेबल चेयर पे बैठ के कर रहे हो, सेम दूसरा टॉपिक आप सोते समय लेट के बिस्तर पे कर रहे हो। आपका जो माइंड है ना, वो आपका ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क जब करेगा जब आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो। आपका फोकस वहां है, फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस से एक चीज और मेरे सामने आती है कि जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, अब क्योंकि ऑफ कोर्स आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी ना किसी एग्जाम के लिए ही देख रहे होंगे।
जो भी हमारे एग्जाम है उसमें दो तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करती हूँ तो ज्यादातर आपके एमसीक्यू बेस आते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन एकेडमिक लेवल की बात करो तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th एंड सो ऑन, वो सिर्फ आपके सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, वहां आपको लिखना होता है। एमसीक्यू में जस्ट आपको टिक करना होता है। जब भी आप एमसीक्यू करते हो, ये चीज मेरे से 100% बच्चे एग्री करोगे, तुम ट्राई करके देखना इस चीज को। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, वो कंसेप्ट आपको 110% क्लियर होगा, वो कंसेप्ट आपको 110% क्लियर होगा। बट देयर में बी चांसेस कि उस क्वेश्चन, उस कंसेप्ट के एमसीक्यू आप में भी गलत कर। अगर एग्जामिनर वर्डिंग के साथ खेलेगा तो देयर में बी चांसेस कि उस कॉन्सेप्ट के, उसके आप एमसीक्यू गलत कर सकते हो, और वहां पे आपके डायरेक्टली मार्क्स कटेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने ये सोच के लगाया था जी, नहीं। तो जब भी आप सब्जेक्टिव तरीके से अपने पेपर को देते हो, उसमें हमेशा एंड हमेशा आपको डिफरेंसेस पे ध्यान होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग पे ध्यान होना चाहिए। लेंथ ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। मेरे से बहुत बच्चे कहेंगे मैडम की पॉइंट लिखो, राम कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं होता। बेटा मैंने मान ली आपकी बात, आई 100% एग्री, बट तुम भी मुझसे ये एग्री करोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुम सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट लिखोगे, उन पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। जहां पे एमसीक्यू की बात करते हैं, अब मैंने आपको ये बताया कि मे भी चांसेस कि आपके एमसीक्यू गलत हो सकते हैं। ऐसा क्या, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? यस, बट मैडम अभी आपने तो कहा कि आपको 100%, 110% इवन की कंसेप्ट क्लियर है, बट आप यहाँ गए कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेटा आपको लगता है कि क्लियर है, बट एक्चुअली में होते नहीं है। ये कैसे मैडम, घुमा दिया बहुत ज्यादा घुमा दिया ना। अब ध्यान से सुनना, आपको आजकल तो 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ में भी आपके बोर्ड में भी एमसीक्यू आने वाले हैं, आने वाले क्या आते ही हैं। और अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करती हूँ, यूजीसी नेट का मैं सबसे बड़ी एग्जांपल लेती हूँ। जब आप, जो बच्चे अपने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में है अभी यूजीसी नेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वो एग्री करेंगे कि जब भी आप पढ़ते हो आपको ये लगता है मुझे ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया, कंसेप्ट आपने सारे पढ़ लिए, एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई। मैंने मैनेजमेंट में आपको हमेशा से पढ़ाया है, हमेशा, कि मैनेजमेंट एंड दीज थिंग्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। आप, कोई फॉर्मूलाज है, कोई थ्योरी है, किसी ऑथर ने कोई बात कही है, आप उसको 100% कह सकते हो ये चीज इसी तरीके से ही होगी। बट कुछ एमसीक्यूज में एम्बिग्यूटी होती है, दो या दो से ज्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वन। अब ये बेस्ट वन कैसे पता चलेगा? उसमें भी अगेन मैं कहूंगी यस, एम्बिग्यूटी होती है, बहुत कम क्वेश्चंस में होते हैं, बट ये एम्बिग्यूटी वाले आपके 10% क्वेश्चन ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये, उसमें से बेस्ट वन भी आप कैसे छाट सकते हो कि इसमें बेस्ट वन क्या होगा? एग्जामिनर के माइंडसेट की तरह सोचना शुरू करो। आपने क्या सोच कर आंसर लगाया उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर क्या सोचता है ये क्वेश्चन पूछने से पहले, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर भी डीपर क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाई एंड हाउ। अगर आपको हर एक कंसेप्ट का व्हाई एंड हाउ पता है, देन मैं कहूंगी भाई तू फोड़ देगा पेपर, तुम फोड़ दोगे पेपर, बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे अपने हर एग्जाम को।
आज के टाइम पे तो एआई टूल्स हैं। कोई टीचर समझा रही है, उसको सोते सोते 4 घंटे की वीडियो को 2x पे लगा के 2 घंटे में देखने की बजाय उस 4 घंटे की वीडियो को अगर आप 8 घंटे में पूरा करते हो तो आपका नॉलेज का लेवल यहाँ हो। सच बता रही हूँ मैं ये। जो तुम करते हो ना 4 घंटे की वीडियो को 2x पे लगा के मैडम फटाफट कर देंगे, बेटा वो फटाफट नहीं होता। उसको सुनो, एक टॉपिक को करो, उसको पोज लो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करो, देन उस वीडियो पे अगेन आओ, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके से उस एक वीडियो जो 4 घंटे की थी उसको 8 घंटे में पूरा करके देखो। फिर अगली बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना। अदरवाइज लगे रहो, मैडम 4 बार वीडियो देख चुका हूँ फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यही प्रॉब्लम है कि आप चीजों को कैसे रिवाइज करते हो। यही प्रॉब्लम है कि आप चीजों को कैसे रिवाइज करते हो। आपने अगर एक न्यू कंसेप्ट को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद विद इन 7 डेज अगेन उसको रिवाइज नहीं किया, तो जब आप 8, 9, 10 डेज उस सेम कंसेप्ट को दोबारा से पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा। आपके माइंड से सारी मेमोरी खत्म हो चुकी होंगी। वो उससे पहले आपके 4 घंटे देने से 4 घंटे लगाने का पहले कोई फायदा नहीं होगा अगर उसको विद इन 7 डेज आपने दोबारा से रिवाइज नहीं किया है तो। दिस इज द रूल 1 to 7। वट इज दिस 1 to 7? 1 to 7 है बेटा, कोई भी टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करो। 2 दिन का ब्रेक लो, फिर रिवाइज करो। 7 डेज का ब्रेक लो, फिर रिवाइज करो। देन इसके साथ साथ एमसीक्यूज या क्वेश्चन जिसपे फॉर्मेटिंग करना है ये प्रैक्टिस करो रेगुलरली। एटलीस्ट हर 7 दिन में उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर दो। 7 दिन के बाद सीधा आप 7 दिन लगातार 4 बार करो कि मैं एक हफ्ते तक इस तरीके सॉरी 1 महीने तक आपको इस तरीके से करना है कि हर हफ्ते आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर रहे हो। फिर आप उसको मंथ पे ले जाओ, मंथ में आप 2 बार रिवाइज कर रहे हो, फिर उसको एक मंथ में एक बार रिवाइज करने लग जाओ। इस तरीके से चीजें चलाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगी। एक बार मेरे कहने पर बस कोशिश करके देखनी है। समझ में आया रिवाइज कैसे करना है? आगे आगे रिपीट, सेम वही चीज। डेली का नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक पुराना टॉपिक रिवाइज नहीं कर रहे हो सिलेबस आगे बढ़ाने की भगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाते रहोगे भगाते रहोगे, पिछला दिमाग से साफ होता जा रहा है, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। कड़वा है पर सच है। सिलेबस पूरा करने से कभी कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मिस्टेक को नहीं जानते हो, सेल्फ टेस्ट नहीं करते हो, चीजों को एनालाइज नहीं करते हो, आपका कोई फायदा नहीं हो सकता। हर पेपर में यही करोगे कि मैडम पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, यही करोगे फिर। उस गैप को एनालाइज करना, एनालाइज के ऊपर मैं कंप्लीट आपकी एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। एनालाइजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि 50% सिलेबस कर लो, रिपीटेडली कर लो, 50% को एनालाइज कर दो, मोर देन 70% आपका वहीं से पेपर आ जाएगा। अब ये कैसा बेटा, एक्चुअली हर एग्जाम में क्या होता है, 30% सिलेबस में से ही आपका 70% एग्जाम बनता है। किसी भी पेपर को देने से पहले प्रीवियस ईयर देख लो, उसके प्रीवियस ईयर के बेस पे एनालाइज करो कि एक्चुअली वो 30% सिलेबस के टॉपिक क्या क्या है, वहां से आपका 70% पेपर बने। जिस बच्चे ने खुद अपने आप, किसी टीचर से नहीं कह रही मैं भी एनालिसिस करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब करवाते हैं मैं भी करवाऊंगी, मेरा काम है तुम्हें देना। लेकिन जिस बच्चे ने खुद से
किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर, बहुत ज्यादा भी नहीं करी, ज्यादा तो है वैसे, पिछले 10 साल के पेपर तुमने खुद अपने आप एनालाइज कर लिए और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक तुमने खुद छाट के लिख लिए और उन टॉपिक को 1 महीने तक बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, तुम्हारा एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, बस ट्रस्ट में। कोई नहीं रोक सकता फिर तुम्हारा एग्जाम, कोई भी नहीं। सिर्फ ये करना। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, प्यारी सी छोटी सी हमारी क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमने डिस्कस किए हैं। एट लास्ट क्लास में बने रही हूँ तो ए वेरी बिग थैंक यू। ऑफ कोर्स आपके लिए ये क्लास वैल्यूएबल भी रही होंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।